तो बच्चों कैसे हो बेटा। आज का जो विशेष टॉपिक है ये है आपका वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे यहीं से बनेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी श्योरिटी मैं दे रहा हूँ आपको। चलो पॉइंट को देखते हैं स्टेप टू स्टेप। मैं अपनी क्लास शुरू कर रहा हूँ बेटा। वायुमंडल, ठीक है, यानी कि एटमॉस्फेयर। देखो सबसे पहले वायुमंडल होता क्या है प्रैक्टिकली। ये हम खड़े हैं, हमारी अर्थ है। हमारी अर्थ चूंकि गोल है, बिल्कुल गोल है, आपको पता है। ये हमारी अर्थ है, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या है? एयर। हमारे चारों तरफ क्या है बेटा? एयर है, यानी कि गैसें हैं। और गैसें हैं तो इसी को ही हम वायुमंडल बोलते हैं, मीन्स एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब एक सवाल मन में ये आता है बेटा कि ये गैसें जो हैं ये अर्थ से ऐसे चिपकी हुई क्यों है? ये बाहर क्यों नहीं चली जाती? कभी कभी आपने सोचा होगा इस बारे में कि भाई गैसें हमारी अर्थ से चिपकी हुई क्यों है? चिपकी हुई मतलब एक तरह से अटैच है। अटैच ही मानो, यानी कोई ऐसी ताकत है जो इनको रोक रही है, ये बाहर नहीं जा पा रही। इसका बेटा रीजन है जो हमारी अर्थ है, अर्थ का ग्रेविटेशनल सिस्टम यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ का है, वो एयर को बाहर जाने से रोक रहा है। ठीक है, तो ये वाला डाउट्स क्लियर हो गया। वायुमंडल क्या है ये मैंने आपको बता दिया। हमारे आसपास जितनी भी गैसें हैं ये सब हमारी वायुमंडल है। 2 पॉइंट्स क्लियर हुए। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ पहुंचता हूँ बेटा। देखो ये हमारी अर्थ की सरफेस है, ये हमारी सरफेस है जहां पर हम खड़े हैं इस समय। ठीक है, अब सरफेस से जब हम ऊपर देखेंगे तो ऊपर हमने अपने वायुमंडल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। 2 हिस्सों में कह सकता हूं, मतलब लेयर्स में डिवाइड कर रखा है। और वो कितनी लेयर्स है बेटा? ये हमारी 5 लेयर्स हैं। इन लेयर्स को याद करने का तरीका क्या है? इन लेयर्स को याद करने का मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं मैंने आपको, आई मोस्ट एक ट्रिक है इन लेयर्स को याद करने की। अर्थ की जो लेयर्स हैं, आई मोस्ट को ऊपर से शुरू कर देना, IMOST। 5 लेयर हैं पूरी हमारी। इसको मैं बोल रहा हूं आयनोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तो आई मोस्ट ऊपर से अपना काउंट कर देना बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं हिंदी में बोल रहा हूं शोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, मध्य मंडल और आपका है आयन मंडल। तो ये आपकी 5 लेयर्स हैं जिसको हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में बेहतरीन तरीके से। ठीक है बेटा, चलो ये ट्रिक याद रखना भाई, ये आपकी ट्रिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है, मैं आपसे फिर बता रहा हूं। तो हमारा एटमॉस्फेयर को 5 लेयर में डिवाइड कर दिया, 5 के नाम आपको याद है। चलो पहला पॉइंट मेरा यहाँ क्लियर होता है। अब हम कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है, इन 5 को हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया। एक निचली लेयर यानी कि नीचे की लेयर, एक ऊपरी लेयर। आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन बनेंगे कि बताइए हमारे वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर की निचली लेयर यानी कि डाउन लेयर जो परत है उनकी स्टडी हम किस में करते हैं, उनका अध्ययन हम किस में करते हैं? आंसर होगा आपका मेट्रोलॉजी में। तो पहला आंसर मिल गया आपको। अगला आंसर क्या मिलेगा, मतलब क्वेश्चन क्या मिलेगा कि हमारे वायुमंडल की ऊपरी लेयर्स का अध्ययन हम किस में करते हैं, यानी कि स्टडी हम किस में करते हैं। अगर आपसे ये पूछता है बेटा तो ये आपका आंसर होगा एरोलॉजी। तो यहां से आपका डाउट्स क्लियर हुआ, ये मैंने क्यों लिखा था। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब बता चुका हूं 5 लेयर आपकी बेटा ये हैं। आई मोस्ट याद कर लेना, भूल मत जाना बेटा। तो 5 लेयर इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे वायुमंडल में आपको गैसें पता होनी चाहिए। गैसें बेटा, गैसेस का बहुत बड़ा रोल है बेटा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं थोड़ा सा इंग्लिश मेरी बहुत ही खतरनाक है और जिसको मैं पढ़ाऊंगा पक्का फेल होगा। तो इसलिए कह रहा हूं बेटा कि जो मेरे इंग्लिश के वर्ड है कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो माइंड मत करना, अदरवाइज तो फिर 100 में से 100 नंबर आपके 100% आओगे। ठीक है, तो इसको अवॉइड करना मेरी स्पेलिंग को। ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट आपसे बेटा। चलो गैसों की बात कर रहा हूं बेटा। देखो बेटा, जब हम गैसें, हमारे जो एटमॉस्फेयर में गैसों की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं और वो कितने कितने परसेंटेज में है। ठीक है, तो चलो मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं। तो नाइट्रोजन है, जिसको नहीं पता, जो पीसीएम से नहीं पढ़े बच्चे, वो इनका नाम नोट कर लें अपनी कॉपी पेंसिल लेकर साथ में। ठीक है, तो N2 यानी कि नाइट्रोजन 78.8%, जो कि सबसे अधिक है हमारे एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन O2 यानी कि 20.95%, एक्यूरेट तो ये है, बाकी इसको हम 21% भी कह सकते हैं अप्रोक्स में। ठीक है,
CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। AR मीन्स आर्गन, आर्गन है 0.93%। H2O ये एरो का निशान ऊपर को है, इसको हम बोलते हैं जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर। वाटर वेपर जल वाष्प समझते हो, जो हमारी एयर में जो पानी भाप बन के जो घुला हुआ है उसको बोलते हैं जल वाष्प 0.01%। नियोन Ne नियोन है 0.002%। He यानी कि हीलियम है 0.0005%। इसकी परसेंटेज ध्यान रखना, ये एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन बन चुके हैं कई बार। एसएससी परसेंटेज पूछ लेगी आपसे, बता दी मैंने आपसे, ठीक है। और यूपी पुलिस में भी आपसे बहुत इजी क्वेश्चन बनेंगे इसमें से। H2 यानी कि हाइड्रोजन 0.4 × 0.05%। क्रिप्टॉन Kr क्रिप्टॉन है 0.001%। जिनोन है 0.00009%, ठीक है। तो ये मैंने आपको गैसों का परसेंटेज बता दिया, ठीक है बेटा। तो ये जो गैसें हैं ये हमारे इसमें है, ये मैंने आपको पॉइंट बता दिया, आप इसको विशेषतः ध्यान रखोगे। अब हम इन गैसों के बारे में तरीके से पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि भी हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं, ग्रीन हाउस गैसें। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई ये क्या है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा भाई ग्रीन हाउस गैसें है क्या चीज, इनका नाम क्यों पड़ा, किस कैटेगरी की है, बता रहा हूं अभी। बेटा ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं कि कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। कुछ गैसें अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो कुछ गैसें अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे कि अब रिस्पॉन्सिबल कैसे हैं, हाउ, ये वर्क कैसे करते हैं, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन है ये वर्क कैसे करते हैं। देखो बेटा ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये सन है, अब ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। सन का जो प्रकाश आता है बेटा समझना ध्यान से, सन का जो प्रकाश आता है उसका कुछ परसेंट भाग तो हमारे एटमॉस्फेयर पे पड़ जाता है, गैसों से पड़ के वापस हमारा कहाँ चला जाता है, स्पेस में चला जाता है। फिर बाकी जो बचा कुछ परसेंट भाग है वो हमारी अर्थ पर आता है। कुछ परसेंट भाग को जो है हमारी जो सरफेस है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित, इसको अवशोषित कर लेती है कुछ परसेंट को। बाकी कुछ फ्री इसकी सरफेस से टकरा के उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि वापस भेज देता है। अब देखो दिक्कत क्या होती है, जहां पर भी ग्रीन हाउस गैसें होंगी, जहां पर भी ग्रीन हाउस गैसें होंगी वो इस जो रिफ्लेक्ट हुआ प्रकाश है वो इसको रोक लेंगी, वो इसको रोक लेती हैं। किसको रोक लेती हैं, ध्यान से सुन लो, जो अर्थ से टकरा के ऊपर गया है, जो अर्थ से टकरा के ऊपर जा रहा है, ठीक है, उसको रोक लेती हैं। तो वह गैसें जो अर्थ से टकराकर जाने वाले रिफ्लेक्ट होने वाले प्रकाश को रोक लेती है, यानी कि उसको भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे वहां का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे वहां का टेम्परेचर बढ़ जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो आपको पता चला ग्रीन हाउस गैसें कैसे वर्क करती हैं, ये जो है प्रकाश को रोक लेती हैं। देखो बेटा इसमें से दो क्वेश्चन बता रहा हूं। सन से जो प्रकाश आता है वो आता है लघु तरंगों के रूप में, ये 2 पॉइंट में एक्स्ट्रा बता रहा हूं। लघु तरंग यानी कि शॉर्ट वेव्स, शॉर्ट वेव्स के रूप में सन से प्रकाश अर्थ पर आता है, और अर्थ से टकराकर जो प्रकाश वापस जाता है ये जाता है हमारा दीर्घ तरंगों के रूप में। दीर्घ तरंगों यानी कि लॉन्ग वेव्स के रूप में जाता है, ठीक है। तो एक तरह से ये मान लो भाई ये अपने आप में शनि देवल है कि भाई आओगे तो अपनी मर्जी से लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से। तो आप ग्रीन हाउस गैस को शनि देवल कह सकते हो कि बेटा आओगे तो अपनी मर्जी से, जाओगे अपनी मर्जी से लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से। तो ये इनको रोक लेती हैं। ये आपका डाउट्स क्लियर हो गए वर्क कैसे करती हैं। अब मेन बात ये है कि ये कौन कौन सी है बेटा,
इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है बहुत बढ़िया वाली आपको, मीना का जलवा, मीना का जलवा और ग्रीन हाउस गैसें। बस ये ट्रिक याद कर लो, बातों बातों में ट्रिक याद हो जाएगी। मीना का जलवा, ठीक है, मी से बनेगा आपका मीथेन, मी से बनेगा मीथेन यानी कि CH4, ना से बनेगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड मीन्स N2O, कहां से बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं कि बताइए कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यह है जलवा, जलवा से बनेगा जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर H2O, और O से बनेगा ओजोन, O से बनेगा बेटा ओजोन यानी कि O3, और एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं जो कि आपकी एक्स्ट्रा है CFC, जिसको बोलते हैं हम क्लोरो फ्लोरो कार्बन। किसी को नहीं दिख रहा हो बोर्ड पे तो मैं बता मुंह से बोल रहा हूं CFC, C से क्लोरो, F से फ्लोरो, C से कार्बन प्लस NO2, ये आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा कि बताइए कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा बच्चे। मैं आपसे बताऊं सबके नाम याद रखो, बस एक ट्रिक याद कर लो, मीना का जलवा, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ओजोन और CFC और आपका NO2। दिल्ली पुलिस 2018 में ये क्वेश्चन था कि CFC जो गैस है वो कहां से निकलती है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल से मैं अभी बताऊंगा सभी गैसों के बारे में, उसके बाद हम चलेंगे अपने लेयर्स के बारे में, जो 5 लेयर्स मैंने बताई थी, ठीक है। तो इसके बारे में तमाम जानकारी मैं आपको अभी दे रहा हूं बेटा। चलो, तो सबसे पहले देखो मीथेन के बारे में आप बता दूं, मीथेन वाली जो ग्रीन हाउस गैस है ये आती कहां से है, इसकी एक ट्रिक लिखवा रहा हूं, इसकी भी ट्रिक है, इसकी ट्रिक है कि जहां चीजें सड़ रही हो, जहां वस्तु सड़ रही हो, अब आपका जो कॉमन सेंस है वो यहां है, बस चीजें सड़ती कहां है, सड़ना जिसमें से बिल्कुल बदबू आ रही हो कभी बढ़िया वाली, तो जहां चीजें सड़ रही हो तो समझ लो वहां पे मीथेन गैस मिलेगी भाई, मोस्टली मोस्टली का यही गैस मिलेगी। अब सड़ी कहां हो सकती है भाई, या तो गंदे नालों में, गंदे नालों में यदि आपसे पूछे भाई कौन सी गैस मिलेगी, क्योंकि वहां चीजें सड़ती हैं तो इसका मतलब मीथेन गैस, या आपसे मिलेगी धान के खेत में, धान के खेत, धान मतलब चावल, चावल आप लगाते हो, चावल में बहुत ज्यादा पानी चाहिए, हम इतना पानी भर देते हैं कि नीचे की जड़ें उसकी सड़नी शुरू हो जाती हैं, तो इसका मतलब वहां पे भी स्मेल हो जाती है, एक गैस जो सड़ने से जो गैस निकलती है कौन सी है, मीथेन, क्योंकि ट्रिक आपकी यही कहती है। तो गंदे नालों में, धान के खेतों में गोबर गैस, भाई गोबर गैस कैसे बनेगी ये बता दो मुझे। गोबर को आप बाल्टी में भरोगे, उसके बाद उसमें पानी को बाल्टी में भरोगे, गोबर को उसमें डाल लोगे, उसके बाद उसको छोड़ दोगे, वो सड़ना शुरू हो जाएगी, तो उसमें से मीथेन गैस निकलती है, नहीं गोबर गैस। अच्छा जी, दलदली क्षेत्र में, दलदली क्षेत्र में, तो जहां पे दलदल होंगी तो वहां कोई ना कोई गिर जाएगा, पेड़ पौधे हैं, जानवर है, कुछ भी गिर जाएगा, तो वहां से सड़ने का जो सिस्टम होता है, सड़ने के बाद जो गैस निकलती है, तो दलदली क्षेत्रों में भी आपको मीथेन गैस मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कोयले की खानों में, कोयले की खान में, यानी कि जो माइंस होती है कोयले की, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट भाई, तो कोयले की जो खान होती है यहां मिलेगी आपको मीथेन गैस CH4, मीथेन गैस। एक क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ अब तक एग्जाम में, यूपी पुलिस में भी कई बार आ चुका, SSC में भी कई बार आ चुका बेटा, ठीक है, टीचर तक की वैकेंसी में कई बार आ चुका है ये, कि बताइए कोयले की खान में विस्फोट होने का मुख्य रीजन क्या है, कोयले की खान में विस्फोट होने का मुख्य रीजन, ब्लास्ट, विस्फोट मतलब ब्लास्ट होने का मुख्य रीजन क्या है, आपका आंसर होगा बेटा मीथेन गैस, क्योंकि वहां मीथेन गैस बहुत पाई जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये होता है बेटा। तो मेरे हिसाब से मीथेन गैस के बारे में आप जान चुके हो, आप इसे इंपोर्टेंट है बहुत ही, ये टॉपिक पता रखना भाई। अब मैं बात करता हूं नाइट्रस ऑक्साइड, बेटा नाइट्रस ऑक्साइड देखो क्या होता है बच्चे, N2O, पहले तो इसका नाम याद कर लो, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O,
जितनी बार मैं रिपीट करूं उतनी बार आप रिपीट किया करो बेटा, मजा आएगा। N2O, N2O याद हो जाएगा। तो ये हमें कहां से मिलती है बेटा? ये मिलती है हमें लैब में से, जो प्रयोगशालाएं, हम इसको लैब में बनाते हैं, पहली बात है। इसको हम कहते हैं लाफिंग गैस, इसको हम कहते हैं लाफिंग गैस। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले भाई लाफिंग गैस किसे कहते हैं, लाफिंग गैस मतलब हंसने वाली, नाइट्रस ऑक्साइड। और आपको बता दूं कौन सी गैस ऐसी है जो बेहोश भी करती है और वो मार भी देती है, बट एक तरह से हम जान तो लाफिंग गैस है। तो ये हंसाती भी है, पहला क्वेश्चन है, हंसाती भी है, लाफिंग गैस कहते हैं। उसके बाद यदि थोड़ी सी और सुंघाते तो कंटिन्यू इसको सुंघाते रहो तो ये बेहोश हो जाएगा, आदमी बेहोश हो जाएगा। यदि उसको हमने सुंघानी बंद नहीं करी उसके बाद उसकी वो डेड हो जाएगा बेटा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ये जो है हमारे ब्लड में से ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देती है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा क्वांटिटी दोगे आप उतना ज्यादा उसको नुकसान होगा। अब एक्चुअली इसका यूज हम वहां भी करते हैं, कहां पर? आदमी को हॉस्पिटल में आदमी को बेहोश करने के लिए भी करते हैं इसका एक तरह से हम यूज बेटा। तो इसके तीनों यूज है, हंसाने का काम भी है, बेहोश भी कर देती है और मार भी सकती है, जैसे इसी क्वांटिटी बढ़ा देंगे। ठीक है, तो N2O ये भी एक तरह की ग्रीन हाउस गैस है बेटा, जो आपको पता होनी चाहिए। लाफिंग गैस किसे कहते हैं बता दिया मैंने आपको। अब मैं बात करता हूँ CO2 की बेटा। देखो बेटा CO2, CO2, अब C का मतलब इसमें आ गया कार्बन। ये कहां मिलेगी हमें? सबसे पहले यदि आपसे पूछे यू कहां मिलेगी भाई, अब सपोज करो हमने कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर दी, हमने कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर दी, अब हमने इसमें आग जला दी। ठीक है, अब ये लकड़ी है, देखो कार्बन यानी कि हर कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक सब्सटेंस उसे बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ बेटा। जो कोई भी जीवित चीज आपके आसपास, या मनुष्य हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, कोई भी जीवित चीज जिसमें कार्बन की मात्रा है, जो कोई भी जीवित चीज, ठीक है, जिसमें ग्रोथ होती है तो उसमें होता है कार्बन, वो मतलब कार्बन से कार्बन उसमें होता है। ठीक है ना, तो जब हम लकड़ियों को जलाएंगे बेटा या कोई भी ऐसी चीज जलाएंगे तो उसमें जलाते समय भी उसमें से धुआं निकलता है बेटा। इस धुआं को हम बोलते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है ना, अब सपोज करो ये आग जल रही है, ये आग जलती जलती बुझ गई, फिर भी लकड़ी में से धुआं निकल रहा है, क्या ये CO2 होगा? नहीं, फिर ये धुआं आपका चेंज हो जाएगा CO में, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर लकड़ी जल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड, अगर लकड़ी जल रही है, जलते जलते भी धुआं निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड। लकड़ी बुझ गई है काफी देर जलने के बाद और फिर भी उसमें से धुआं निकलता है, अपने आसपास महसूस किया करो, प्रैक्टिकली चीजें हैं ये, तब भी उसमें से धुआं निकल रहा है, तो इसका मतलब वो CO2 नहीं है, वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड CO। और आपको बता दूं CO जो गैस है ये सबसे जल्दी, ये क्वेश्चन बनता है इसे, सबसे जल्दी ब्लड में घुलने वाली गैस है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि हमारे ब्लड में सबसे जल्दी घुलने वाली कौन सी गैस है, आपका आंसर होगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है। तभी तो कहते हैं कि किसी बंद कमरे में यदि कि अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए, कभी भी गेट बंद करके, अदरवाइज अंगीठी में आग तो जलती नहीं है, वो सुलगते रहते हैं, पूरे कमरे में CO फैल जाएगी, जिससे यहाँ पर लेटे हुए आदमी की मृत्यु हो जाएगी। डाउट क्लियर है? चलो मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। अब मैं CO2 पा रहा हूँ बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये मैंने CO के बारे में बता दिया आपको। ठीक है, CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, इसे हम कहते हैं भारी गैस। ये पॉइंट लिखते रहना भाई साहब, इसे भारी गैस यानी कि हैवी गैस कहते हैं। सबसे भारी गैस है ये, यदि मैं आपसे पूछूं जितनी भी हमारी एटमॉस्फेयर में मिलेंगी ये सबसे भारी गैस है। अब सबसे भारी चीज कहाँ मिलेगी आपको भाई? सोचो, सबसे भारी चीज यहाँ मिलेगी, यहाँ कहाँ मिलेगी भाई? सबसे भारी चीज हमेशा सबसे नीचे मिलेगी, पक्की बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो यदि आपसे पूछा है, सेकंड क्वेश्चन ये है कि हमारी अर्थ की सरफेस के सबसे निकट नजदीक कौन सी गैस मिलती है,
कौन सी ग्रीन हाउस गैस मिलती है या कौन सी गैस पाई जाती है, देन आपका आंसर होगा CO2। क्यों? क्योंकि ये सबसे भारी गैस है। 2 पॉइंट्स हो गए आपके इसमें से, ठीक है। सबसे भारी गैस है और ये सबसे नजदीक मिलेगी हमारी सरफेस के। डाउट क्लियर है भाई? चलो अगला पॉइंट है बेटा, अब इसे हम कहते हैं शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस कहते हैं। ये हमारा वाला क्वेश्चन बन जाएगा कि बताइए शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, ठीक है। शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस। देखो बेटा ये -32 डिग्री सेल्सियस पर जम जाती है। ये मेरा अगला क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि CO2 का मेल्टिंग पॉइंट क्या है। मेल्टिंग पॉइंट, देखो बेटा मेल्टिंग पॉइंट उसे ही बोलते हैं कि जो लिक्विड हो या गैस हो जिस टेम्परेचर पर वो जम जाए। तो इसका मतलब CO2 किस टेम्परेचर पर जमती है, -32 डिग्री सेल्सियस। इसको बोलते हैं गलनांक। तो गलनांक की डेफिनेशन यदि आपको नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ। गलनांक वह टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड या गैस जम जाए यानी कि फ्रीज हो जाए, वह टेम्परेचर। तो वह टेम्परेचर क्या है जिस पर CO2 जम जाती है? आपका आंसर होगा -32 डिग्री सेल्सियस। मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी पूछ लेंगे, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट भी पूछ लेंगे। तो मेल्टिंग गलनांक पूछे तो -32 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल वे में CO2 कितने डिग्री टेम्परेचर पर जमती है? आंसर होगा -32 डिग्री सेल्सियस। या ड्राई आइस किसे कहते हैं? आंसर होगा CO2। डाउट क्लियर है बेटा? चलो तो ये पॉइंट्स हो गया बच्चे। अब ये ड्राई आइस है तो इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है बेटा? इसका यूज होता है अग्निशमन यंत्रों में। जो आपने वो सिलेंडर देखे होंगे जो आपके पेट्रोल पंप होते हैं, आप आजकल तो खैर हर जगह जहां पर नुकसान होने की संभावना, आग लगने की संभावना ज्यादा होती है, तो वहां पे वो छोटे छोटे सिलेंडर रखे होते हैं, जिसमें से इसको हम बोलते हैं अग्निशमन यंत्र बोलते हैं। यार वो सिलेंडर लाल से समझ गए होंगे सभी बच्चे, ठीक है। चलो तो ये पॉइंट्स हो गया भाई, इसको हटा रहा हूं मैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा CO2 के बारे में। अब कभी कभी ये पूछ लेते हैं भाई कि वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक मिलेगी। देखो बेटा वायुमंडल में जो हमारी CO2 है, CO2 वो मिलेगी 32 किलोमीटर ऊंचाई तक सरफेस से। हमारे वायुमंडल में 32 किलोमीटर ऊंचाई तक मिलेगी CO2। ये आप विशेषकर ध्यान रखोगे, ये आप विशेषकर ध्यान रखोगे भाई। डाउट क्लियर है? चलो अब मैंने CO2 हो गया, CO2 को हटा रहा हूं, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं जलवाष्प। बेटा जलवाष्प की बात करते हैं हम। जलवाष्प पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लो, मैं कह रहा हूं जरूर इतना है, पहले थ्योरी अच्छे से पढ़ लो। देखो बेटा जलवाष्प को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पृथ्वी का कंबल। पृथ्वी का कंबल कहते हैं, यानी कि ब्लैंकेट ऑफ द अर्थ। ब्लैंकेट ऑफ द अर्थ कहते हैं इसको बेटा, पृथ्वी का कंबल कहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, अच्छा क्यों कहते हैं? वही काम करता है ये, प्रकाश को आने देता है लेकिन जाने वाले प्रकाश को एक तरह से रोक लेता है। वही काम कर देगी, ये ग्रीन हाउस गैसों में आता है ना, तो इसलिए हम इसको ब्लैंकेट ऑफ द अर्थ कहते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं बेटा क्या, अब मैं आपकी बात करता हूं ये कहां तक मिलेगी। देखो बेटा ये आपको मिलेगी हमें H2O वाटर वेपर, हमें मिलेगी 8 किलोमीटर तक ऊंचाई तक। अब 8 किलोमीटर की बात यदि मैं करूं तो ये हमारा माउंट एवरेस्ट पर्वत है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,850 मीटर है। यानी कि जब आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हो तो 8 किलोमीटर तक ही आपको वाटर वेपर मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जम जाएगी, बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ बर्फ ही मिलती है भाई। तो ये रीजन है बेटा, यहां तक मिलेगी आपको। डाउट क्लियर है? जलवाष्प। अब यदि कभी कभी आपसे पूछा भाई जलवाष्प की जो क्वांटिटी है, सबसे अधिक जलवाष्प कहाँ मिलेगी? प्लस का मतलब सबसे अधिक, माइनस का मतलब सबसे कम। सबसे अधिक जलवाष्प वहां मिलेगी जहां पानी होगा और जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा। यानी कि ये वाटर पर डिपेंड करेगी और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। W मतलब वाटर, T से टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ज्यादा होता है 0 डिग्री अक्षांश पर, अक्षांश मतलब लैटिट्यूड। तो 0 डिग्री अक्षांश पर जलवाष्प सबसे ज्यादा होगी, सबसे कम होगी 90 डिग्री अक्षांश पर। 90 डिग्री अक्षांश यानी कि 90 डिग्री लैटिट्यूड, जिसको हम बोलते हैं पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल पर सबसे कम मिलेगी। तो यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछता है तो आप बताओगे, आप जवाब दोगे। डाउट क्लियर है? चलो
मैं इसको हटा रहा हूं बेटा। H2O से जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैंने आपको बता दिए। ओजोन, देखो बेटा ओजोन क्या होती है, ये हमारी अर्थ की सरफेस है। ओजोन हमारी मिलेगी 10 किलोमीटर और ये आ गया आपका 50 किलोमीटर, इसके बीच में मिलेगी आपको ओजोन गैस। ओजोन गैस यानी कि O3, लेकिन मैक्सिमम क्वांटिटी में आपको मिलेगी 25 किलोमीटर और 30 किलोमीटर के बीच में। यदि आपसे पूछा है कि भाई मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ ओजोन गैस आपको कहां मिलेगी, ये क्वेश्चन है, कई बार आ चुका, दिल्ली पुलिस में कई बार आ चुका भाई। मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ ओजोन गैस कहां मिलेगी आपको, कितने कितने किलोमीटर ऊंचाई मिलेगी, 25 से 30 किलोमीटर के बीच में आपको मिलेगी। यदि पूछा कौन से मंडल में, आंसर होगा आपका समताप मंडल। समताप मंडल मतलब आई मोस्ट स्टेटोस्फेयर में मिलेगी आपको, नीचे से सेकंड मंडल पे। ठीक है, तो दो क्वेश्चन है, कितने किलोमीटर पूछे तो 25 से 30 मैक्सिमम, मंडल पूछा कौन से स्फेयर में, समताप मंडल में, और नॉर्मली वे में पूछे तो 10 से 50 किलोमीटर के बीच में। ठीक है, अब आपने सुना होगा बेटा कई बार कि भाई ओजोन परत में छेद हो गया, इससे नुकसान क्या है। देखो बेटा मैं आपसे बता रहा हूं, अगर ओजोन परत जो है, ये हमारा सन है, ये हमारी ओजोन परत है। ठीक है, सन से जो प्रकाश आता है, ठीक है बेटा, सन से जो प्रकाश आता है उसमें होती हैं अल्ट्रावायलेट वेव्स। मेरी स्पेलिंग पे मत जाइए प्लीज, रिक्वेस्ट है, मैं फिर बता रहा हूं आपसे, मेरे फ्लो पे आ जाओ बस। अल्ट्रावायलेट वेव्स कहते हैं, यानी कि पराबैंगनी किरणें, इसको हम बोलते हैं। अब पराबैंगनी किरणें बहुत ही खतरनाक किरणें हैं भाई साहब, अगर ये हमारी स्किन पे पड़ जा तो इनसे स्किन कैंसर होता है। पराबैंगनी किरणें सूर्य से आती हैं, अल्ट्रावायलेट वेव्स बोलते हैं। इनसे अगर ये पृथ्वी पे आ जा तो इनसे स्किन कैंसर हो जाएगा बहुत बड़ी मात्रा में, और कैंसर का मतलब होता है जिसका इलाज ही ना हो। डाउट क्लियर है, यहाँ पे क्लियर हो गया। चलो, अब स्किन कैंसर होता है, अब इनको कौन रोकती है, इनको रोकती है ओजोन गैस। डाउट क्लियर है, इनको बेटा ओजोन गैस रोकती है। अब आपके दिमाग में कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि ओजोन गैस बनती कैसे है, ओजोन गैस बनती कैसे है, नहीं पता। ये खुद मैंने बेटा यूपीपीसीएस का जो प्री एग्जाम दिया था, ठीक है, तो उसमें ये मेरे खुद के एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि ओजोन गैस बनती कैसे है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये बनती है ऑक्सीजन से, क्योंकि ये भी O, लेकिन इसमें दो एटम है, इसमें थ्री एटम है, किसके, ऑक्सीजन के। तो ये क्या होती है, जब ये पड़ती हैं तो ये ऑक्सीजन को तोड़ देती हैं, ये ऑक्सीजन को तोड़ देती हैं अलग अलग उसमें। ठीक है, फिर इसके बाद में थ्री पेयर बनते हैं बेटा, तीन पेयर बन जाते हैं। तो ये बन गई हमारी O3, ये बन गई हमारी O3। ये मेरे यूपीपीसीएस प्री के एग्जाम में मेरे खुद के क्वेश्चन आया था बेटा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और आज की डेट में ये एसएससी जीडी तक में भी क्वेश्चन आ रहा है। तो आप ये मत सोचो कि भाई कोई लेवल आपका डाउन है या ज्यादा है, नहीं, सब पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है। मैं आपसे फिर बता रहा हूं। तो ओजोन गैस बनती कैसे है, ये बनती है हमारी ऑक्सीजन से। डाउट क्लियर है, चलो। तो इस तरह से हमारी लेयर बनती है बेटा। ठीक है, तो ये हमारी जो ओजोन, इसको रोक लेती है, इसको अल्ट्रावायलेट वेव्स को रोक लेती है। अगर नहीं रोके तो ये आपकी डिसीज हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब मैं अगला क्वेश्चन यदि मैं आपसे बताऊं बेटा ओजोन गैस के बारे में, इसकी मोटाई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि भाई ओजोन परत जो हमारी ओजोन परत है 10 से 50 किलोमीटर के बीच की जो ओजोन लेयर है, इसकी मोटाई नापने की यूनिट यदि आपसे पूछे, इसकी थिकनेस, मोटाई नापने की यूनिट है इसकी डबसन। एक मेरा क्वेश्चन ये बन गया, आंसर ये है ओजोन लेयर की मोटाई नापने की जो यूनिट है वो क्या होती है बेटा, डबसन। दूसरा क्वेश्चन है कि ओजोन परत को नुकसान कौन पहुंचाता है। यदि आपसे पूछे कि ओजोन परत को नुकसान कौन पहुंचाता है, तो इसका आंसर होगा बेटा CFC गैस।
CFC गैस नुकसान पहुंचाती है सबसे ज्यादा। CFC का नाम मैं आपको बता चुका हूं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अब आपके दिमाग में आती है भाई ये कहां से मिलती है, CFC कहां से निकलती है? कोई बच्चा बताएगा? फटाफट कमेंट कर सकता है मेरे बताने से पहले। CFC गैस कहां से निकलती है यदि आपसे पूछे तो आपका आंसर होगा बेटा रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर या AC से। आज की डेट में हम AC यूज कर रहे हैं, AC और रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रीज, तो यहां से निकलती है CFC। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ओजोन गैस के बारे में मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दिया बेटा। ठीक है, सारे पॉइंट बता दिए, कौन से मंडल में है, कहां से क्या बनेगा, कौन से कैसे बनेगा। ठीक है, चलो। तो ग्रीन हाउस गैस का जो मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन है वो मैंने आपको दे दिया है बेटा। चलो, ग्रीन हाउस गैस के बारे में बता चुका हूं। अब जो दो तीन जो गैस बच रही है उनके बारे में बता दूं। कौन कौन सी गैस बच रही है बेटा? एक तो नाइट्रोजन गैस है, एक हमारी आर्गन गैस बच रही है। ठीक है, औरों के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। नाइट्रोजन गैस के बारे में सुन लो भाई, ये क्या होती है? ये हमें मिलेगी 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलेगी हमें ये जो गैस है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है। अब इससे फायदा क्या है, नाइट्रोजन के होने से फायदा क्या है? जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं उनको ये, उनकी ये ग्रोथ में सहायक है, यानी कि प्लांट्स की वृद्धि में सहायक है। प्लांट्स में जो प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनता है, ये प्रोटीन बनाने में यदि पूछे तो नाइट्रोजन सहायक है। यह एक इनर्ट गैस की तरह, इनर्ट यानी कि अक्रिय, इनर्ट गैस की तरह व्यवहार करती है यदि आपसे पूछे। अब इनर्ट गैस किसे कहते हैं? इनर्ट गैस बेटा आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, उसमें जो 18वां कॉलम है, टोटल इस तरह के 18 कॉलम है, 18वां ग्रुप या जिसको हम बोलते हैं शून्य ग्रुप। 18वें ग्रुप में सभी गैसें हैं जो इनर्ट गैसें हैं। इनर्ट गैसें मतलब जो किसी से क्रिया ही नहीं करती, रिएक्शन नहीं करती, खुले सांड की तरह घूमती रहे, किसी से कोई मतलब नहीं क्या हो रहा। ठीक है भाई, तो एक तरह से इनर्ट गैसें ये इस ग्रुप की होती है। तो इन्हीं गैसों की तरह व्यवहार करती है, खुले सांड की तरह घूमती है, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई जी रहा मर रहा क्या कर रहा नहीं, कोई मतलब नहीं बेटा। तो इसलिए जो है नाइट्रोजन इनर्ट गैसों की तरह व्यवहार करती है, आपको पता होना चाहिए। डाउट क्लियर है? चलो, तो ये हो गया, ये हो गया। अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपने चिप्स कुरकुरे खाते होंगे या कोई भी दुकान पे कोई भी ऐसा पैकेट जो इसमें तली हुई चीजें आती हैं, आप उसको, जो फुल्ली फुल्ले सा होता है, पैकेट फुल्ला होता है, उसमें कौन सी गैसें भरी जाती हैं? ये क्वेश्चन ये मैं आपसे पूछूं तो आंसर होगा आपका नाइट्रोजन गैसें। उसमें हमेशा नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जितने भी दुकान पर जो भी फुल्ले फुल्ले पैकेट आते हैं। अब जब ये टॉपिक छिड़ गया है दुकान वाला, तो यदि आपने कोको कोला की बोतल पी हो, पेप्सी की, पेप्सी की बोतल पी हो, जब आप ढक्कन खोलते तो उसमें से बुलबुले से आते हैं बहुत स्पीड से, है ना, बुलबुले आते हैं। वो बुलबुले किस चीज के होते हैं बेटा? वो बुलबुले होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, क्योंकि कार्बन डाई CO2 को प्रेषित प्रेषित करके, यानी कि प्रेशर में लाके उसको हम उसमें भरते हैं। ठीक है, पेप्सी में। तो कोई भी पेप्सी हो, जब आप ढक्कन खोलोगे उसमें जो बुलबुले आते हैं वो उस कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे, नोट कर लेना। अब यदि आप, जैसे कि आप इनो पीते हो, आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है, आप इनो लेते हो बेटा, इनो जब आप डालते हो उसमें से बुलबुले निकलते हैं बहुत बढ़िया वाले। तो वो बुलबुले किसके होते हैं आपको पता होना चाहिए, वो भी आपके CO2 के होते हैं, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं। तो जब भी आप कोई भी चीज लोगे, लिक्विड लोगे, उसमें से बुलबुले निकल रहे हैं, तो समझ लेना 99.99% उसका जवाब होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और चाहे पैकेट फुले हुए हैं, उसमें तली हुई चीजों को सुरक्षित रखने के लिए हम नाइट्रोजन का यूज करते हैं बेटा, गैस का, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है, क्योंकि वो इसको सड़ने से बचाती है। ठीक है, अब इसका लास्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रह गया कि यह वस्तु को जलने से बचाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर वस्तुओं को जलने से कौन बचाती है, कौन सी गैस बचाती है? नाइट्रोजन। यदि नाइट्रोजन ना हो तो आप आग पे काबू नहीं पा सकते, ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर एक बार आग लग गई, आप उस पर काबू नहीं पा सकते बिना नाइट्रोजन के। डाउट क्लियर है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके नाइट्रोजन के, ये मैंने आपको बता दिए।
अब मैं आपको बता रहा हूँ आर्गन गैस। आर्गन गैस तो खैर सिंपल है, इसका परसेंटेज पूछते हैं और इसका यूज होता है बल्ब में, बल्ब में होता है। ऑक्सीजन पे आ जाओ बेटा। ऑक्सीजन हमें मिलेगी सरफेस से लमसम 64 किलोमीटर, 64 किलोमीटर तक हमें मिलेगी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर पे। ये जितनी जितनी हाइट पे मिल रही है ना बेटा, आप इनको विशेषकर ध्यान रखोगे, मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, 64 किलोमीटर मिलेगी। इसकी एक खास बात है कि यह हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने में सहायक है। यानी कि एक तरह से कर दो, एक सिलेंडर है, जब हम सांस लेते हैं, आज की डेट में आप सांस ले रहे हो, हम नॉर्मल खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो हम यही जिस रेशो में एटमॉस्फेयर में गैसें हैं हम उसी रेशो में सांस ले रहे हैं। यानी कि 71% हम नाइट्रोजन ले रहे हैं, 78% नाइट्रोजन ले रहे हैं, 21% आपका हम ले रहे हैं क्या, ऑक्सीजन। यानी कि 3:1 के रेशो में हम ले रहे हैं। नाइट्रोजन हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने से रोकती है, जबकि ऑक्सीजन हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने में सहायक है। सपोज करो यदि मैं केवल ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा दूं, किसी व्यक्ति के ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा दे, उसमें नाइट्रोजन ना हो, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बॉडी हीट कर जाएगी और आदमी 100 के 100% मर जाएगा कुछ ही समय में। ठीक है बेटा, तो ये आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एनसीईआरटी बेस पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी डाउट हो पूछ लेना बेटा, कोई भी डाउट हो। तो मैंने आपको पूरा गैसों का सिस्टम बता दिया बेटा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से गैसों का सिस्टम मैंने बता दिया। अब मैं आपका जो यहाँ से बेटा टॉपिक लेकर चलूंगा, मैं आपका लेकर चलूंगा कौन सा, मंडल, यानी कि कौन से स्फीयर है। और मंडल मैंने आपको बता दिया, कोई ज्यादा हड़बड़ी वाली चीज नहीं है। 5 मंडल है और 5 ट्रिक है। ट्रिक है आपकी आई मोस्ट, ऊपर से लेके चलना है,